नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर वोट डाले जा रही हैं, जिनमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें प्रमुख चेहरे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के कमलनाथ, बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा और प्रहलाद पटेल। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों का भविष्य भी दांव पर है। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। हालांकि नक्सल प्रभावित बालाघाट में 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। हालांकि अभी तक वोटिंग की रफ्तार बेहद सुस्त है। न्यूज वन इंडिया सभी मतदाताओं से अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सुबह से शुरू हुए मतदान में हालांकि लगभग शांति रही, लेकिन दिमनी में हिंसा हुई है, जहां पोलिंग बूथ के बाहर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने डंडे भी भांजे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान लगातार जारी है। आपको बताते चले कि यहां पर कई बड़े दिग्गजों का भविष्य भी दांव पर है। लगातार ग्राउंड जीरो से भी हम आपको रिपोर्ट दिखा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में दांव पर दिग्गजों का भविष्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जी हां, और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। ये सभी दिग्गज हैं जिनका भविष्य आज तय किया जाएगा। आज मतदान केंद्र में मतपेटी में आज आम जनता इन सभी का भविष्य तय करेगी। मंत्री नरोत्तम मिश्र और साथ ही आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। इस बार टिकट दिया गया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी, और साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो तमाम ये ऐसे नाम हैं जो मध्य प्रदेश में दांव पर दिग्गजों का भविष्य टिका हुआ है। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से हमारे संवाददाता सतीश बोध ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ चुनावी माहौल अब दुर्ग में देखने को मिल रहा है? मतदाताओं में कितना उत्साह है इस वक्त? जी, अभी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जो ये दुर्ग को वीवीआईपी जिला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी निवास है और गृह मंत्री का भी निवास है। यहाँ भी जो पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल है, यहाँ भी सेम माहौल है और लोग बढ़ चढ़कर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार सुबह से जो कतारें जो लगी थी और लगातार वो कतारें बढ़ती जा रही, जैसे जैसे धूप चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों का हुजूम भी मतदान केंद्रों में पहुंच रहा है और मतदान के लिए लोग उत्साहित होकर यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हम दुर्ग के एक पूका क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पर लगातार जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो वोट परसेंटेज की हम बात करें तो लगातार वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो आंकड़े जो सामने आए 11% के जो हाईएस्ट आंकड़े 11 से 12% मतदान हो चुका है। तो आपको बता दें कि दुर्ग में भी जिस प्रकार 70 विधानसभाओं में जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, वैसे दुर्ग में भी लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। जी जी सतीश, ये भी जानकारी दीजिए कि नक्सली क्षेत्रों में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? इलेक्शन कमीशन की बात की जाए या फिर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, और कितने बजे तक यहाँ पर वोटिंग होनी है? आपको बता दें कि जो पहला चरण का मतदान था, जो 20 विधानसभा सीट पे जो पहला चरण का मतदान हुआ, वहाँ नक्सल प्रभावित इलाकों में वो मतदान हुआ था। तो जो अभी जो दूसरा चरण का मतदान है प्लेन एरिया में हो रहा है, शहरी बेल्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ही पूरे 70 विधानसभा में एक ऐसी सीट है जो बिंदा नवागढ़ जिसको कहा थे, वो सीट का नाम है, और उस सीट पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक। तो वो जो आउटर पे जो विधानसभा है उससे ही समय का परिवर्तन किया गया। बाकी जो जितने भी 69 जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय निर्धारण आयोग ने किया है। तो उस आधार पर तो यहाँ पर जो जितनी जगह में चुनाव हो रहे हैं वहाँ नक्सल प्रभावित बेल्ट नहीं है। जी सतीश, दुर्ग में क्या कुछ तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है? आम जनता की क्या राय है? और आप मतदान केंद्र में मौजूद है, बातचीत कीजिए लोगों से, क्या कुछ उनका कहना है? आज मतदान हो रहा है और किस मुद्दे के आधार पर और किन मुद्दों के जरिए आज वोट देने के लिए आज मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं? जी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लोग विकास के मुद्दे को लेकर लगातार उत्साहित होकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं।
और लगातार लोग चाह रहे कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में एक गति आए और मतलब प्रदेश का तरक्की हो। तो उस उद्देश्य को लेकर चुनाव प्रचार में हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़ी है। महिलाओं से बात करेंगे, जी बताएंगे आप हम कि इस उद्देश्य को लेकर आप मतदान कर रहे हैं। आप पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, जी बताएंगे क्या पहला वो जी बता दीजिए आप कैसे क्या। बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहली बार है, देखते हैं फिर क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट आ जाएगा। जी अमर जी आप बताएंगे क्या क्या कहना चाह रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व है। महिलाएं बात करने से थोड़ा सा घबरा रही है और लोगों का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा ये वो पहुंच कर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाए। जिस प्रकार प्रतिशत आपको पहले भी हमने बताया कि प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, अभी 1 बजने को है और लगातार जो वोट परसेंटेज है लगातार बढ़ रहा है और सभी का एक ही मांग है कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश की तरक्की हो। आपको मैं पहले भी बताया कि जो जितने भी दल है इस मैदान में, चुनावी मैदान पे है, वो लगातार अपना जीत और मेहनत किए है और उसका प्रतिफल है और जो चुनाव आयोग की सक्रियता और जो जागरूकता है उसका असर है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। सतीश, ये भी बताते चलेगा कि दुर्ग में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो अभी तक बनी हुई है? आम जनता उन समस्याओं को निराकरण की लगातार मांग भी कर रही होंगी, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो दुर्ग में अभी बनी हुई है? देखिए, चूंकि ये जो दुर्ग जिला है ये बीबीआईपी जिला, यहाँ पर चूंकि दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी निवास है, गृह मंत्री का भी निवास है, महिला का जो बाल विकास मंत्री है उनका भी निवास है। तो बहुत सारे जो बीबीआईपी जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ रहते हैं। सरोज पांडे भी यहाँ रहती है। तो मोतीलाल वोरा जो जिनका निधन हो चुका है, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, वो भी दुर्ग में रहते हैं। तो यहाँ पर विकास के नाम पर तो बहुत शहरी बेल्ट है, तो यहाँ विकास हुआ है, नगर निगम द्वारा विकास हुआ है, विधानसभा के जो प्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, उनके द्वारा विकास किया गया। लेकिन जनता जो पार्टी है, दोनों पार्टी से उनके जो घोषणा पत्र में जो दिए गए वादे हैं, अब उनको देखना चाहिए कि जो अब दोनों पार्टी के घोषणा पत्र के द्वारा जो कहा गया है कितना वो पूरा करते हैं। तो अभी ये हम कहना बेमानी होगा कि किस जनता क्या चाह रही है, जनता किस करवट पोस्ट बैठेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो जिस प्रकार मतदान का जो प्रतिशत पड़ रहा है और लोगों का लगातार आना, मतदान केंद्रों में आना जो चल रहा है, तो ये बहुत आश्चर्य है। क्योंकि हमने पिछला चुनाव जब कवरेज किया था तो लोग निकल के आ रहे थे, बहुत धीमी गति थी, लेकिन अभी जी ठीक है। सतीश, आपके पास फिर से लौटूंगी। उज्जैन से हमारे साथ इंद्र परमार भी जुड़ चुके हैं। इंद्र परमार, आपके पास आऊंगी। उज्जैन में चुनावी माहौल किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीर है इस वक्त और कितनी संख्या में लगातार मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं मतदान के लिए? मैडम, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर काफी उत्साह के साथ में मतदान हो रहा है। युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और महिला की बात करें तो महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है वो सुबह 7 बजे से लगातार लाइन जारी है। इसमें शांतिपूर्वक मतदान प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे वोटरों की गिनती करें तो अपन काफी ज्यादा में वोटर यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ की जो जनता है वो काफी उत्साही से है मतदान को लेकर। सुबह जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो समय सारणी दी गई थी 7 बजे से 6 बजे तक के 6 बजे तक को लेकर वो उसी बीच में मतदान हो रहा है और काफी शांतिपूर्वक जो है मतदान किया जा रहा है। महिलाओं में काफी उत्साह है, रूरल और अर्बन क्षेत्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जी इंद्र, आप ये भी बताएं कि कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी और हावी इस बार विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है और किन मुद्दों के आधार पर जनता पहुंची है मतदान केंद्रों में मतदान देने के लिए? और आपके पीछे बहुत सारी महिलाएं भी है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, बातचीत कीजिए, क्या कुछ उनका कहना है आज? जी, अब हम उनसे बात करते हैं, क्या उनका मुद्दा है, क्या रहेगा इस बार, किसको वोट कर रहे हैं। मैडम बताइएगा किसको, मैडम बताइएगा।
महिलाएं यहाँ पे बोलने के लिए राजी नहीं है। हम युवाओं से बात करते हैं, युवा क्या चाहता है इस बार। भैया किसको वोट करेंगे इस बार? सच के साथ में वोट करेंगे। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी इस बार? यह बताने के लिए तैयार नहीं है। बताइए भैया किसको वोट करेंगे इस बार? वोट तो राष्ट्रहित में जाएगा। राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रहित को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। राष्ट्रहित के लोग बात करेंगे। भैया किसको वोट करेंगे? भैया किसको वोट करेंगे आप? ये तो बता नहीं सकते। अरे एक बताइए, एक बार बताइएगा। मतलब यहाँ पर कोई बताने के लिए इच्छुक नहीं है, बोलने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन काफी उत्साह है। उत्साह के साथ वो वोटिंग की जा रही है। इनका कहना है कि जो मतदान होता है वो गुप्त रूप से किया जाता है, उसको बताया नहीं जा सकता है। बिल्कुल, इंद्र काफी साइलेंट वोटर भी नजर आते हैं और कहीं ना कहीं ये खेल साइलेंट वोटर ही आखिर में बिगाड़ देते हैं। आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे साथ तरुण कुमार भी जुड़ गए हैं इंदौर से। तरुण, आपके पास आऊंगी। इंदौर में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? सत्ता जो है, सत्ता की वापसी होगी या फिर बदलाव देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में? तरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तरुण तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सतीश, आपके पास आऊंगी। देखिए, इस बार क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? समीकरण क्या बताते हैं? ग्राउंड जीरो पर आप लगातार रहते हैं, तो लोगों की राय आपने भी जानी। समीकरण किस तरीके से देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में इस बार? देखिए, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो जब चुनाव की घोषणा हुई, निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अधिसूचना जारी हुई, उसके बाद से छत्तीसगढ़ के सीएम लगातार 75 पार का जो आंकड़ा था वो हमेशा हर बयान में, हर बाइट में, हर टीवी चैनलों में बार बार कह रहे थे कि 75 पार। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का प्रचार दौर चालू हुआ और लगातार जनसंपर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या और जितने दिग्गज नेता हो, सबका छत्तीसगढ़ का दौरा रहा, उसके बाद समीकरण बदलते दिखे। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का जो 75 पार का जो आंकड़ा भूपेश बघेल ने सोच के रखा था या कह रहे थे, तो जो आंकड़ा अब बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो जनता के बीच में जनता मौन है, बोल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की स्थिति नजर आ रही है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल विधानसभा में जिस हम क्षेत्र में खड़े, दुर्ग के जिले में, यहाँ पर पाटन क्षेत्र है विधानसभा, जहाँ पर भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव लड़ रहे वहाँ से, और वहीं से दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल भी चुनावी मैदान में जो भाजपा के प्रत्याशी है। इसके साथ जो तीसरी पार्टी है, छत्तीसगढ़ की स्थानीय पार्टियों जनता कांग्रेस, जो भी कांग्रेस जी चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम थे अजीत जी, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। तो इन्हें जो तीनों प्रमुख जो पार्टियां हैं वो पाटन में चुनावी मैदान पे है, तो पूरा समीकरण वहाँ का बिगड़ गया है। अभी जैसा हम अभी वहाँ जब हम पहुंचे थे तो वहाँ हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का जो पूरा फोकस है पाटन में बैठा हुआ है, क्योंकि पाटन में मुख्य बघेल के मैदान में लोकसभा सांसद विजय बघेल भी है और अमित जोगी जो कि कांग्रेस के प्रमुख है। तो वहाँ का समीकरण कुछ अलग ही कह रहा है। लोग खुल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। इसी प्रकार हम अगर गृह मंत्री, क्योंकि दुर्ग में हम खड़े हैं, तो दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का निवास है, तो यहाँ पर भी दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू है, उनके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी से ललित चंद्राकर है, तो वो भी कांटे की टक्कर है। लोग कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री है तो उन्होंने विकास किया है, लेकिन केवल शहरी डायरेक्शन, ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने विकास किया, ये लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं पूरा अगर हम आकलन करें, जो दिग्गज जो मैदान के है, जो मंत्री है, तो वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में है। और अभी कहना बेगामी होगा, हमने पहले भी कहा जाए हमारे दर्शकों को कि अभी किसी भी नतीजे पे बोलना गलत बात होगी, क्योंकि किस सोच किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जरूरी है कि जनता मौन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करें
और एक खास बात अभी पूरे चुनाव में हमने देखा है कि ईडी का मुद्दा हावी रहा है। ईडी लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की है। कई सारे अधिकारी, IAS रैंक के अधिकारी, IPS रैंक के अधिकारी से पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। तो कहीं न कहीं ईडी का जो मुद्दा है, और भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है, 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के द्वारा मिलने की जो बात कही गई थी, तो बहुत ये जो ईडी और महादेव का नाम से बहुत सारा यहाँ का समीकरण जो छत्तीसगढ़ का बदला हुआ है। जी ठीक है सतीश, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, फिर से अपडेट लूंगी। तरुण आपके पास आऊंगी। तरुण बताइए, मध्य प्रदेश में मतदाता अलग अलग मुद्दों पर वोट देने जा रही हैं। अगर बात की जाए कि सत्ता वापसी की हवा है या फिर बदलाव की आंधी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है इस बार? देश का भविष्य तय करेंगे। आज जो है मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लगभग मतदान केंद्र जो है, मतदान केंद्र पर मतदान होगा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की भविष्य की, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी ने लगातार जो है मध्य प्रदेश के वोटरों को लुभाने और वोटरों को जो है अपने पक्ष में वोट दिलाने के लिए अपील की है प्रत्याशियों ने। और दोनों ही पार्टियों ने जो है अलग अलग अपने मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में अलग अलग योजनाएं लागू की है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिससे वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। लेकिन मध्य प्रदेश का मतदाता समझदार है। देखना ये कि मध्य प्रदेश का मतदाता किसको मतदान करते हैं। क्योंकि महिलाओं की बात करें तो लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने योजना लागू की थी। लाडली बहना योजना का काफी ज्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। लाडली बहना योजना के तहत जो 1000 से लेकर 1250 तक की राशि जो है लाडली बहनाओं को, महिलाओं को दी जा रही है। उससे देखने में ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश के काफी ग्रामीण क्षेत्रों में, कई ग्वालियर, भिंड और मुरैना, इंदौर, जबलपुर, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो जो है लाडली बहना योजना का काफी इम्पैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ रुझान देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। तरुण, इंद्र परमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंद्र, आप बताइए कि किस तरीके से रुख देखने को मिल रहा है उज्जैन की जनता का, क्या कुछ कहती है और आज किस मुद्दे के आधार पर वोट देने के लिए मत केंद्र पहुंची हुई है? कौन सा सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा है जो इस बार हावी है? बताना चाहूंगा कि उज्जैन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। तो बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर लोग चुनाव मतदान करने आए हैं और सुबह से 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। और इतनी कड़ी धूप में भी वो मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे उज्जैन जिले की बात की जाए तो 15 लाख से ऊपर मतदान इस बार वोटरों का मतदान होगा, जो कि 15 लाख से ऊपर की जनता इस बार वोट करेगी। यहाँ पर 52 प्रत्याशी, सातों विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 52 प्रत्याशी जो हैं मैदान में हैं। और यहाँ पर जो बढ़ने करके हम बात करें तो यहाँ पर चौकोनी मुकाबला है। यहाँ पर 2 प्रत्याशी जो है पार्टी प्रत्याशी है और 2 निर्दलीय प्रत्याशी इस बार यहाँ पर भारी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को लाडली बहना का लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। वो लाडली बहना वाला लाभ इनको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर जो है बढ़नेगर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है उनको कि लाडली बहना का जो लाभ इनको मिलेगा बीजेपी वालों को। जी ठीक है इंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। सतीश, आपके पास आऊंगी। देखिए, महादेव सट्टेबाजी ऐप का जो मसला और ये मामला सामने निकल कर आया कुछ दिन पहले से ही, और इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं ना कहीं कटघरे में भी खड़े हुए हैं। तो क्या ये मामला चुनाव पर कहीं ना कहीं असर डाल रहा है? जरूर आपको बता दें कि महादेव ऐप का मुद्दा इस राजनीति में बहुत ज्यादा हावी रहा है। और कहीं ना कहीं जो 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को देने की बात कही गई थी, ईडी ने कहा था, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति में असर डालेगा। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी सभाओं में महादेव ऐप का जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं ईडी के पास कुछ सूत्र होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक वाहन चालक के घर से 5 से 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो महादेव ऐप के पैसे बताए जा रहे हैं। और जिसका जो 5 से 7 करोड़ रुपए जो मिले थे वो चुनाव में खर्च होने थे। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो बिना सूत्र के, बिना जानकारी के वो किसी के हाथ भेंट नहीं कर रही है। तो महादेव ऐप का पैसा इस चुनाव में लगने की जो बात
और ये सामने बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा था कि महादेव का पैसा इस चुनाव में खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि इस चुनाव को उसको प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि लगातार ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के द्वारा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का सहारा लेकर इस चुनाव को जीतना चाह रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ईडी का महादेव ऐप का पैसा चुनाव में खर्च कर रहे हैं, और उधर से कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के सारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, जीतने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के दौर पे या राजनीतिक जो विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर मर रहे हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जनता को इससे वास्ता नहीं है, जनता को विकास चाहिए। तो विकास को लेकर शायद क्षेत्र की जनता ज्यादा मतदान कर रही है, लेकिन मतदाता हमारे दर्शकों को हमने पहले भी कहा है कि मतदाता मौन है। बिल्कुल। तो मौन जो मतदाता रहते हैं वो घातक साबित होती है सरकार के लिए, जो प्रदेश सरकार है उनके लिए घातक साबित होती है। बिल्कुल। तो ठीक है सतीश, समय भी अब कम है। देखिए तरुण, आपके पास आऊंगी मैं। तरुण, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते हैं कि बहनों का प्यार और आशीर्वाद हमें ही मिलेगा, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कामयाब हो पाए हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव को ठीक 4 महीने पहले एक अपना ₹1 का एक्का फेंका, जिसमें लाडली बहना योजना जो योजना है, ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं के ऊपर। और शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं। तरुण और सतीश और इंद्र परमार, आप लोग नजर बना के रखिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जारी है, मतदान भी लगातार जारी है, और मतदान केंद्रों से लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश